तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले आपको लखनऊ में हुए एक दिलचस्प किस्से के बारे में बताता हूँ। लखनऊ में एक मोतीलाल सेठ हैं जिनका सोने चांदी का कई सारी दुकानें हैं। उनके दुकान पे 7 सितंबर 2023 को 400 ग्राम सोना और 2 लाख रुपये कैश चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद वो मुकदमा लिखवाते हैं। मुकदमा लिखाने के बाद पुलिस आती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल जो भी करना रहता है वो करती रहती है। जांच में पुलिस वाले सबसे पहले वहाँ पे जितने भी कैमरे, आसपास में जितने कैमरे लगे रहते हैं उनको खंगालते हैं। कैमरे की फुटेज देखते हैं। फुटेज में वो गाड़ी दिख जाती है। गाड़ी वाइट कलर की वैगनआर गाड़ी थी, सफ़ेद रंग की वैगनआर गाड़ी थी। गाड़ी तो दिख जाती है लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा था। जिसके बाद 100 कैमरे करीब खंगालने के बाद भी कुछ भी पुलिस को उनके हाथ नहीं लग रहा था। खैर, पुलिस वाले परेशान होते हैं। मामला करीब 20 दिन तक खिंच जाता है। उसके बाद जो वहाँ के लखनऊ के एडीएसपी हैं चिरंजीव नाथ सिन्हा, वो अपना दिमाग लगाते हैं। जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी उसके बगल में एक गड्ढा था, थोड़ा पानी लगा हुआ था। उस पानी में वो उसकी परछाई में जब देखते हैं तो वहाँ पे 2 अंक दिखाई देते हैं। यूपी 32 दिखाई दे रहा था, इतना दिखाई दे रहा था। और गाड़ी का जो लास्ट डिजिट था, नंबर था, वो 15 मतलब 15 दिख रहा था। उसके बाद वो लखनऊ में जितनी भी सफ़ेद रंग की वैगनआर इस नंबर से रजिस्टर हैं, यूपी 32 से, लखनऊ में जितनी भी वैगनआर हैं उनकी लिस्ट निकलवाते हैं। 1300 गाड़ियाँ की लिस्ट निकलती है। उसके बाद उसमें से वो छटाई करते हैं। लास्ट में एक गाड़ी आती है और उसके बाद वो गाड़ी के जो मालिक रहते हैं उसके पास पुलिस की टीम पहुँचती है। मालिक बताता है कि हमारा ड्राइवर 15 दिन पहले ही काम छोड़ के यहाँ से जा चुका है। लेकिन मालिक से उस ड्राइवर के बारे में नाम पता जो भी था, उसका आधार कार्ड, बाकी सभी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि वो जो गाड़ी था वो ओला सर्विस दे रही थी उसको। पुलिस उसकी तलाश करती है। तलाश करने के बाद वो आरोपी जो था वो सामने आ जाता है और उसके साथ करीब 11 लोग और सामने आते हैं। जिसके बाद इन सभी की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद पूछा जाता है, भैया माल कहाँ रखे हो? बोलते हैं माल तो ख़त्म हो गया। खैर, इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो ये थी एक दिलचस्प कहानी। अगर पुलिस ठान ले तो कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद भी जब उनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा था तो वहाँ पे जो पानी के पीछे मतलब परछाई जो आ रही थी उसमें से कुछ नंबर मिलते हैं और उससे पुलिस कैसे कैसे करके आरोपियों तक पहुँचती है और उनको जेल भेजवाती है। तो ये था मामला। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग रहते थे, माँ बाप और उनकी 2 बेटियाँ। परिवार काफ़ी ठीक ठाक रहता है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रहती है, ज़मीन जायदाद सब कुछ थे इन लोगों के पास। तो ये लोग बेटियों की अच्छी पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश से बचपन में, जब लड़कियां छोटी उम्र की थी तो मध्य प्रदेश से वो दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में लड़कियां अच्छी पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई करने के बाद एक लड़की अमेरिकी एम्बेसी में, जो वहाँ पे अमेरिकी एम्बेसी का स्कूल होता है, वहाँ पे वो असिस्टेंट मैनेजर हो जाती है। होने के बाद वो अच्छा खासा काम करती रहती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लड़की का नाम था लीना शर्मा। लीना अपना एम्बेसी में काम धाम करती रहती है, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन इसी बीच होता ये है कि लीना डिसाइड करती है कि जो इसका मध्य प्रदेश में ज़मीन है उस ज़मीन को ये फेंसिंग करवाएगी। और उसके बाद जो भी है, क्योंकि अगर ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेगा तो बाद में दिक्कत होगी, ये सब सोच के वो उस ज़मीन की फेंसिंग करवाने के लिए डिसाइड करती है। इसके लिए वो 15 अप्रैल 2016 को अपने उसके मामा रहते हैं जिनका नाम था प्रदीप शर्मा, उनसे बात करती है फ़ोन पे और बोलती है कि मामा मैं आ रही हूँ, 10 दिन में आ रही हूँ, और वहाँ पे जो भी अपनी ज़मीन है, जो कि 22 एकड़ ज़मीन थी पूरी, 10 एकड़ वो ज़मीन थी जो मामा खेती बाड़ी करते थे, बाकी 12 एकड़ वो ज़मीन थी जिस पे कोई खेती बाड़ी नहीं होता था, वो ज़मीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई थी। खैर, लीना अपने मामा से बात करती है। मामा को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बोलते हैं ठीक है बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ज़मीन फेंसिंग हो जाएगी। 25 अप्रैल 2016 को लीना दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए निकलती है। मध्य प्रदेश में वो सबसे पहले वहाँ उसकी बहन रहती थी भोपाल में, उसके यहाँ जाती है, वहाँ पे 2 दिन रुकती है। वो आसपास में उसके भोपाल में और कई सारे दोस्त रहते हैं, उन सब से मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद वो 28 तारीख को अपने मामा के घर, जिनका घर था सुहागपुर में, सुहागपुर के नर्मदापुरम में उनका घर पड़ता था, वहाँ पे जाती है और मामा के घर उस दिन रात में रुकती है और उनसे फेंसिंग वेंसिंग की जो भी चीज़ें रहती हैं वो बातचीत करके, और जो भी लेखपाल और बाकी जो वर्कर रहते हैं उन सब से बात करके अगले दिन 29 अप्रैल 2016 को
उन सभी को आने के लिए बोलती है। 29 अप्रैल 2016 को दिन के करीब 10 बज रहे थे। उस टाइम लीना और उसके मामा प्रदीप शर्मा, उनके 2 नौकर राजेंद्र और गोरेलाल, बाकी और भी लोग थे जिसमें लेखपाल थे और वो जो भी और वर्कर जो काम करने वाले थे जिनको फेंसिंग की काम करने थे, वो सभी लोग वहाँ पे जुटे हुए थे। लेकिन मामा और इसके बीच में रात में कुछ बात विवाद हुआ था। बात ये हुआ था कि इसके मामा जो रहते हैं प्रदीप शर्मा, जो कि पूर्व कांग्रेस में वर्कर भी रहते हैं, वो बोलते ये हैं कि लीना अभी तुम ये फेंसिंग का काम मत करवाओ, कुछ दिन बाद मैं भी अपना जो बगल से उनका सटा हुआ खेत था उसकी भी फेंसिंग करवाऊँगा, तो साथ साथ दोनों फेंसिंग हो जाएगी। लीना को इससे कोई ऐतराज़ नहीं होता है। और जब सभी लोग वहाँ पे आए हुए थे तो उस टाइम यही बोलती है कि अभी सामान जो भी है ये सबको रख दो और कुछ दिन बाद फेंसिंग होगी, मामा ही फेंसिंग करवा देंगे। सभी लोग चले जाते हैं। बचे हुए लोगों में लीना, लीना के मामा और उनके मामा के 2 खास नौकर जिसमें राजेंद्र और गोरेलाल थे। उस टाइम जो मामा रहते हैं प्रदीप शर्मा, वो लीना से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो 10 एकड़ की ज़मीन है जिसमें मैं काम करता हूँ, उस ज़मीन को तुम मेरे नाम कर दो। लीना मना करती है। नीला बोलती है कि ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं पूरी ज़मीन की फेंसिंग कराने के लिए इसलिए दिल्ली से यहाँ आई हूँ ताकि मैं जितनी भी मेरी ज़मीन है यहाँ पे 22 एकड़, उन सबको हम लोग अपने नाम करवा सकें, कोई और कब्जा ना कर पाए, इसके लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। मामा इससे थोड़ा गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने के बाद वो अपने नौकर राजेंद्र को इशारा करते हैं। राजेंद्र एक बड़ा सा पत्थर लेके लीना के सर पे मारता है। लीना वहीं गिर जाती है। गिरने के बाद जो गोरेलाल रहता है वो एक डंडा लेके आता है और लीना को बेसुध मारने लगता है। उसके बाद जो इसके मामा प्रदीप शर्मा रहते हैं वो बोलते हैं कि जाओ ट्रैक्टर टाली लेके आओ और उसमें कुछ यूरिया और नमक भी डाल लेना। खैर ये दोनों नौकर जाते हैं, ट्रैक्टर टाली लेके आते हैं। जब तक ये ट्रैक्टर टाली लेने गए थे उस टाइम तक जो इसके प्रदीप शर्मा मामा रहते हैं वो लीना शर्मा को पीटते रहते हैं, बुरी तरीके से पीटते रहते हैं। खैर लीना शर्मा की मौत हो गई थी। मरने के बाद ये तीनों मिलके उसकी डेड बॉडी को इस ट्रैक्टर में डालते हैं। डालने के बाद उसको पास में ही एक नाला था, थोड़े दूर पे एक नाला था, उस नाले में ले जाते हैं। वो नाला थोड़ा गहरा था, उसको और गहरा करते हैं। उसके बाद लीना की डेड बॉडी को उसके अंदर डालते हैं। बाकी वो जो नमक, यूरिया जो भी चीज़ें थी उन सबको डालते हैं और उसके बाद मट्टी डाल के उसको ढक के वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये 1 हफ्ते तक इंतज़ार करता है प्रदीप शर्मा जो इसका मामा रहता है। इंतज़ार करने के बाद 5 मई 2016 को ये सुहागपुर के थाने में जाता है और वहाँ बोलता है कि मेरी भांजी 27 अप्रैल 2016 को अपनी ज़मीन की फेंसिंग के लिए यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन वो फेंसिंग नहीं कराती है और वो तब से गायब है। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद पुलिस उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट बनाती है और जो भी वो करते हैं कि पोस्टर छपवाना और बाकी जितने भी आसपास में व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाना, ये सब जो भी उनका काम था वो करते रहते हैं। लेकिन करीब 10 दिन गुजर जाते हैं। लीना के जो और भी लोग थे, जहाँ पे ये अमेरिकन एम्बेसी में काम करती थी और जो इसकी बहन थी और बाकी जो भी दोस्त थे, ये लोग भी परेशान होते हैं। जब भी फ़ोन करते थे फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद ये लोग सोशल मीडिया पे सेव लीना शर्मा करके ट्रेंड कर देते हैं। जब ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो आसपास के सुहागपुर के जो भी वहाँ पे बड़े अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उन सब तक ये खबर जाती है। खबर जाने के बाद थोड़ी अब पुलिस अपनी हरकत पे आती है। हरकत में आने के बाद सबसे पहले पुलिस वाले लीना के मोबाइल का लोकेशन चेक करते हैं कि मोबाइल कब एक्टिव था, कहाँ पे इनएक्टिव हुआ है, कहाँ अभी एक्टिव है कि नहीं। जब ये चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि मध्य प्रदेश में ही एक जगह पे मोबाइल एक्टिव है। उसके बाद पुलिस की एक टीम उस जगह पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद एक लड़के के हाथ में वो मोबाइल देखती है। मोबाइल देखने के बाद उससे पूछताछ होती है कि भैया आपके पास ये मोबाइल कहाँ से आया। वो लड़का थोड़ा शरीफ दिख रहा था। वो बोलता है कि साहब ये फ़ोन मुझे एक चलती ट्रेन में मिल गया था, मैंने इसको रख लिया। अभी तक देखिए मैंने इसका पैटर्न भी नहीं तुड़वाया है। मैं यही इसी तलाश में था, किसी का फ़ोन आया, उसके बाद उस फ़ोन को मैं उसके हवाले कर दूं। खैर पुलिस वाले उस लड़के की जांच पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं ये चोर चुक्का तो इस टाइप का तो कुछ नहीं है। उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता है, जिसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं। वो लीना का मोबाइल लेके आते हैं और उसका कॉल डिटेल जो भी CDR रहता है वो चेक करते हैं। CDR में जो लास्ट कॉल थी वो एक अननोन नंबर पर थी। उसके बाद पुलिस वाले उस अननोन नंबर पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उसका डिटेल चेक करते हैं। डिटेल वो एक ऑटो ड्राइवर का था।
उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर को थाने बुलाया जाता है। थाने बुलाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि 29 अप्रैल को लीना को मैं, जो लीना शर्मा थी, उनको वो गांव लेके गया था, लेकिन जो एफआईआर में डेट लिखवाई गई थी वो 27 अप्रैल की थी। खैर शायद लगता है कि कन्फ्यूजन हो गया होगा, मामा को कन्फ्यूजन हो गया होगा, या तो ये ड्राइवर जो है ये झूठ बोल रहा है, या तो इसको याद नहीं होगा। लेकिन जब कॉल की जो डेट चेक की जाती है कि कितने तारीख को हुआ है, कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है, तो डेट भी मैच हो रहा था कि 29 तारीख को ये सुबह लेके गया है। लोकेशन भी दोनों की मैच हो रही थी। इसके बाद पुलिस वाले प्रदीप शर्मा को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे फिर से पूछताछ करते हैं कि अच्छा मामा जी बताइए, कोई और इस बारे में जानकारी मिली है क्या आपको, या कुछ भी अगर ऐसी कोई और जानकारी हो तो बताइए, और ये डेट क्या था थोड़ा डेट में बताइए। तो मामा फिर से वही सब बताते हैं कि ये 27 तारीख को आई थी फेंसिंग के लिए, मैंने बोला फेंसिंग का काम मैं बाद में करवा दूंगा। उसके बाद ये चली गई, चली जाने के बाद मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ, तब से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने 1 हफ्ते तक इंतज़ार किया। बाकी जो भी चीज़ें बोलना था मामा जी बोलते हैं। बोलने के बाद जब उस जो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर, उसको सामने लाया जाता है और जो कॉल डिटेल थी वो दिखाई जाती है। मामा जी फिर भी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ा मामा जी से पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं। थोड़ी सी सख्ती के बाद, खैर वो कोई अपराधी तो बड़े अपराधी तो थे नहीं, थोड़ी सी सख्ती के बाद वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद वो पूरा किस्सा सिलसिलेवार तरीके से पुलिस वालों के सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि लीना शर्मा के परिवार के पास करीब 22 एकड़ की पूरी ज़मीन है, जिसमें से 10 एकड़ ज़मीन पर करीब 10-15 साल से मैं ही खेती बाड़ी सब कुछ कर रहा हूँ। खेती बाड़ी करने के दौरान ये मेरे को 20 दिन पहले ये मेरे को फ़ोन की लीना, वो बोल रही थी कि मैं पूरी ज़मीन की फेंसिंग करवाऊँगी। मैंने डिसाइड कर लिया था अगर ये पूरी ज़मीन की फेंसिंग कराने की बात बोलेगी और पूरी ज़मीन की अगर फेंसिंग कराएगी, जिसमें 10 एकड़ जो मैं जोतता जो भी वो मैं करता हूँ, जिसमें मैं फसल उगाता हूँ, अगर वो भी वो करेगी फेंसिंग तो इसको मैं रास्ते से हटा दूँगा। खैर ये आती है, मैं इससे बातचीत करता हूँ। बातचीत में मैं इसको पहले बोलता हूँ कि लीना भी फेंसिंग मत कराओ, और थोड़े दिन में मैं भी फेंसिंग कराऊँगा अपनी ज़मीन की। उस टाइम दोनों लोग एक ही साथ फेंसिंग करा देंगे और तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ज़मीन की पूरी फेंसिंग करवा दूँगा। मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हारे 12 एकड़ ज़मीन की मैं फेंसिंग करवा दूँगा। इस पर लीना थोड़ा सा मेरे से नाराज़ होती है। वो बोलती है कि मामा जी पूरी ज़मीन की मैं फेंसिंग कराने के लिए यहाँ पे आई हूँ, जो आप 10 एकड़ बोते हैं वो भी, और जो 12 एकड़ ऐसे खाली पड़ा रहता है वो भी। जिसके बाद मेरी चिंता बढ़ने लगती है। मैं सोचता हूँ अगर ये 12 एकड़ भी ले लेगी तो गांव में मेरा क्या रसूख रह जाएगा। इतने सालों से मैं इस ज़मीन पे कब्जा करके मैं लोगों से ये बता के कि ये मेरी ज़मीन है, और ये फेंसिंग करा के मालूम नहीं क्या करेगी। लीना से मैं बात करता हूँ लेकिन वो समझती नहीं है, नहीं समझती है। उसके बाद मैं अपने नौकर को इशारा करता हूँ। मेरा नौकर उसको पत्थर से मारता है, फिर उसको डंडे से मार मार के हम लोग उसकी डेड बॉडी को ट्रैक्टर पे डालते हैं। डालने के बाद एक पास में ही नाला था, उस नाले में ले जाके उसकी डेड बॉडी को डंप कर देते हैं। खैर उसके बाद जब पुलिस वाले सब कुछ सुनते हैं, उसके बाद मामा जी और जो उनके 2 नौकर थे, राजेंद्र और गोरेलाल, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद इन दोनों को उसी जगह पे ले जाया जाता है। वहाँ पे खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद एक आधी गली आधी बची सी डेड बॉडी मिलती है, लेकिन डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी ये कौन है, क्योंकि यूरिया और नमक ये लोग डाल दिए थे, जिससे एक तरह से कंकाल टाइप का ही बचा हुआ था, वो भी बहुत बुरी हालत में। खैर डेड बॉडी को निकाला जाता है, लेकिन वहीं पास में ब्रेसलेट और जो लीना के ही थे, ब्रेसलेट, अंगूठी और जूते मिलते हैं, पास में ही मिल जाते हैं, उसी डेड बॉडी के अंदर ही मिल जाते हैं जहाँ पे वो डेड बॉडी को वो लोग डंप किए थे। लेने के बाद पुलिस, जो इसकी बहन मध्य प्रदेश के भोपाल में रहती थी, उससे डीएनए सैंपल लिया जाता है। उसके बाद उस डीएनए सैंपल को लीना की डीएनए सैंपल से मैच किया जाता है। दोनों मैच हो जाते हैं, कंफर्म हो जाता है कि ये डेड बॉडी लीना की ही है। सब कुछ कंफर्म होने के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तार करके इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद ये मामला चलता रहता है। 9 महीने बाद जो प्रदीप शर्मा मामा थे वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं, और 11 महीने में ही जो दोनों नौकर थे, राजेंद्र और गोरेलाल, वो दोनों भी जमानत पे बाहर आ जाते हैं। जमानत पे बाहर आ जाते हैं। ये मामला चलता रहता है। अब साल आ जाता है 2023 का। 2016 में ये घटना हुई थी, अब साल आ जाता है 2023 का। 2023 में अदालत में मामला जाता है। मामला जाने के बाद
इस घटना को एक कहानी के तौर पे अदालत के सामने रखा जाता है। रखने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है और वो फैसले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा देती है। उम्र कैद वो मतलब जब तक ये लोग जेल में रहेंगे, वो मतलब कोई ऐसा साल नहीं मेंशन किया गया है, जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे तब तक ये लोग जेल में रहेंगे। इसके बाद परिवार वालों को थोड़ी राहत मिलती है। इस घटना का एक अफसोसनाक पहलू आपको और बता देता हूँ। जिस 10 एकड़ ज़मीन के लिए लीना का कत्ल हो गया था, वो ज़मीन पर फसल अभी भी प्रदीप शर्मा, जो कि लीना के मामा हैं, उनके परिवार वाले उगा रहे हैं। जिसके बाद जो लीना की बहन है जो भोपाल में रहती हैं, वो एक कोर्ट में पटिशन दाखिल करती हैं। वो बोलती हैं कि उस ज़मीन पे उन लोगों को फसल ना उगाने दिया जाए। खैर कोर्ट जो अदालत है वो उनका पटिशन को एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि अब उस ज़मीन पे प्रदीप शर्मा या उनके कोई भी परिवार के सदस्य उस पर अब फसल नहीं उगा सकते हैं। इस जो भी ज़मीन है उसकी वो लीना के किसी खास संबंधी को दिया जाएगा। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी जिसमें एक मामा ने अपनी भांजी का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को ऐसा ठिकाने लगाया कि 15 दिन में ही उसकी डेड बॉडी सड़ गल गई थी। खैर इसका अंजाम भी उसको मिला। वो अभी भी जेल में बंद है और उसके जो भी तीनों आरोपी थे वो तीनों जेल में बंद हैं। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।